सफलता की फसल यूं ही नहीं उगती। मेहनत के पसीने से प्रयास के बीज को बार बार सींचना होता है, तभी सफलता की फसल उगती है। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे कि जो गांव से आए हुए दीपक, उन्होंने एमएससी में ही प्रिपरेशन करते हुए सीएसआर एग्जाम को ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ 106 से क्वालिफाई किया और फर्स्ट टाइम में ही सीएसआर को क्वालिफाई किया। तो आज हम उनके सफलता का राज जानेंगे कि कैसे दीपक ने एमएससी के साथ साथ ही मेहनत की, किस तरह से प्रिपरेशन किया, क्या फर्स्ट टाइम में भी सीएसआर जेआरएफ होता है क्या। ये जो क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट, उन सब के लिए दीपक का ये सक्सेस जो है वो बहुत बड़ा स्टोरी है कि आप अगर मेहनत करें अच्छे से, अगर आप उसको कंटिन्यूअसली प्रयास करते रहे तो आप भी सफल हो जाते हो। तो चलिए मिलते हैं दीपक से और जानते हैं उनके सफलता की कहानी। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं दीपक का आज के हमारे इस सेशन में, सीएसआर नेट अचीवर्स के इस सेशन में। तो दीपक, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। थैंक यू सर एंड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। एंड दीपक, मैं बहुत खुश हूं और हम सब बहुत खुश है कि दीपक आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इतना अच्छा रैंक आया कि सीएसआर जेआरएफ ऑल इंडिया रैंक 106। तो पूरे आईएफएस एंड पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से, हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से दीपक आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है दीपक। हम सब बहुत खुश है कि आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया। जी सर, हम सब लोग भी खुश हैं यहाँ पे, मेरे घर फैमिली पे सब लोग खुश हैं। वाओ! और कैसे लग रहा है दीपक अब कि अब जेआरएफ हो चुका है? सर बहुत ही अच्छा लग रहा है, मेरा जेआरएफ हो गया है, ऑल इंडिया रैंक भी मुझे अच्छा खासा मिल गया। यस। और दीपक, सबसे पहला सवाल ये है कि दीपक जो है, ये दीपक एमएससी जूलॉजी में कर रहे थे। अभी उनका जी सर। एमएससी जूलॉजी कंप्लीट हुआ है और एमएससी करते करते उन्होंने सीएसआर एग्जाम की प्रिपरेशन की और उनका ये जी, फर्स्ट अटेम्प्ट ही था। तो क्या दीपक फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएसआर का जेआरएफ हो सकता है क्वालिफाई? जी सर, बिल्कुल हो सकता है, मैंने किया है, मेरा हुआ है तो सभी का हो सकता है। मैं तो कहूँगा सर फर्स्ट अटेम्प्ट में भी हो सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करो तो। हाँ। और दीपक, आपने एमएससी के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन किया? सर मैं आईफास से वीडियोस देखता था एंड सर स्टार्टिंग तो मैंने यूट्यूब से ही की थी, फ्री हम्म। क्लासेस से। एंड देन सर उसके बाद एक फ्रेंड का बैच था जिससे सर मैंने बैच को शेयर किया था, तो सर वहां से सर आपके बनाए हुए जो हैंडआउट्स नोट्स थे ना, पीपीटी, हम्म। उनसे सर मैंने रिवीजन कर लिया था एंड क्लासेस तो आपकी मैं कर रहा था, तो सर क्लासेस में सारा कुछ समझ में आ जाता था। हम्म। बचा हुआ सर जब पीपीटी से रिवाइज करता था तो सारा कुछ एकदम से दिमाग में अच्छे से आ जाता था, तो कोई दिक्कत हुई नहीं मुझे। हम्म। और दीपक, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं ना कि एमएससी में तो पहले बहुत सारा टाइम तो कॉलेज में ही चला जाता है, प्रैक्टिकल्स में चला जाता है, बहुत सारे कॉलेज के भी वर्क होते, होमवर्क होते। तो आपने टाइम कैसे मैनेज किया? सर कॉलेज टाइम पे ये दिक्कत तो आती है सबको, हमारे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्स वगैरह हुए थे एंड सर मेरा एक और दिक्कत हुआ था कि जुलाई में हमारा ये सीएसआर का एग्जाम हुआ था और जून में हमारे जो मास्टर्स के एग्जाम थे वो मतलब ऐसा मई में हो गए थे, तो मई में हम्म। वो हुए तो अप्रैल से मेरे को सीएसआर की स्टडी छोड़नी पड़ी थी एंड एमएससी के लिए फोकस करना पड़ा था। हम्म। तो एक महीना मेरा वो ऐसे ही चला गया था एंड देन अपने एमएससी के एग्जाम देने के बाद मैंने फिर से सीएसआर को कंटिन्यू किया था। हाँ। और दीपक, जैसे कि एमएससी के साथ साथ जब प्रिपरेशन करे तो एमएससी में तो आप जूलॉजी में पढ़ रहे थे, सीएसआर में तो अराउंड 13 टॉपिक्स है लाइफ साइंस के, उसके साथ एप्टीट्यूड भी है। तो ये मैनेजमेंट कैसे किया, मतलब टाइम टेबल का मैनेजमेंट कि किस तरह से पढ़ना है, बाकी के यूनिट को कब टाइम देना है? मैंने सर स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर टाइम अपना सीएसआई नेट को फ़ोकस किया था, हम्म। क्योंकि सर मुझे सीएसआई नेट निकालना था एंड मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैंने कहा एमएससी का प्रिपरेशन तो मैं लास्ट में भी कर सकता हूँ। तो सर मैंने सीएसआई नेट का प्रिपरेशन किया, जितना प्रिपरेशन मेरे से हो सका उतना मैंने कर लिया था और जब एमएससी के एग्ज़ाम्स मेरे नज़दीक आ गए तो 1 महीने पहले से मैंने फिर उसकी प्रिपरेशन को शुरू कर दिया था। उस टाइम पे मैंने सर सीएसआई की प्रिपरेशन बंद कर दी थी। हाँ। और दीपक, जैसे कि हम ये देखते कि जब आप प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन में
स्ट्रेटजी आप क्या यूज कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आपने ऐसी क्या रिवीजन की स्ट्रेटजी यूज की थी कि जिसके वजह से आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया? एंड ओनली स्ट्रेटजी है वो सर, जो मुझे इस एग्जाम में सक्सेस जिस स्ट्रेटजी दिलाई है वो मेरी रिवीजन की है। क्योंकि सर मैंने उसके अलावा सर पीवाईक्यू एंड नोट्स वगैरह बहुत ही मतलब कम यूज किए हैं, क्योंकि नोट्स तो मैंने बनाए ही नहीं थे। तो हम्म। सर मेन जो फोकस सारा जो पॉइंट है वो रिवीजन का ही आता है। रिवीजन हम्म। बहुत ही अच्छे से किया था, मतलब सर अगर एक यूनिट मेरी खत्म होती तो उस टाइम तक मैं उस यूनिट का 8-10 बार रिवीजन साथ ही साथ कर लेता था। हम्म। यस। और दीपक, जैसे हम कहते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करें तो क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे की थी और कहाँ से की थी? सर जैसे सर मैं पहले जब पढ़ता था, मैंने सर यूनिट स्टार्ट की थी, तो सर मैंने 2-2 यूनिट पर डे का टारगेट, मतलब 2 क्लासेस 1 यूनिट की मैं डेली करता था। तो हम्म। जैसे यूनिट अगर मैंने आज पहली एंड दूसरी क्लास जो मैंने 1 यूनिट की कर ली, तो सर कल मैं जब नेक्स्ट 2 क्लासेस स्टार्ट करता था, तो उससे पहले मैं पिछली 2 का रिवीजन करता था एंड हम्म। देन मैं 3rd एंड 4th क्लास को स्टार्ट करता था। ऐसे ही सर अगले दिन मैं पीछे की चारों क्लासेस को रिवाइज़ करता था एंड देन नेक्स्ट शुरू करता था। इस तरह से सर मेरा जो यूनिट लास्ट तक होता था, तो मेरा रिवीजन काफ़ी ज़्यादा हो जाता था स्टार्टिंग क्लासेस का। एंड सर फिर मैं आईफास्ट की जो पीवाईक्यू बुक है, उस हाँ। पीवाईक्यू बुक को लेता और उसमें जो टॉपिक वाइज़ सारे क्वेश्चन्स हमारे पीवाईक्यू जो हैं पिछले 10 साल में जो आए हैं, वो हम्म। सारे क्वेश्चन्स एकदम सॉर्ट करके दे दिए हैं एंड सर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से दे रखा है। तो मैं वहाँ पे उन क्वेश्चन्स को सॉल्व करके देखता एंड मोस्टली क्वेश्चन जो थे, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा था, क्योंकि टॉपिक्स मेरे अच्छे से समझ में आ रहे थे। वाओ! और दीपक, जैसे कि आपने प्रिपरेशन मतलब आईएफएस में यूट्यूब चैनल से की ना? जी सर, मैंने सर सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग ये 2 यूनिट तो मैंने सर पूरा यूट्यूब से ही किया है, हाँ। इसी वाले से। यस। तो अब जैसे कि आप एमएससी में थे तो आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते थे क्या प्रिपरेशन के टाइम पे? नहीं सर, यही चीज़ मेरे को आईफ़ास्ट की सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी। मैं सर बचपन से ही जब स्टडी करता था, तो अपने स्कूल कॉलेजेस में मेरे को एक यही चीज़ का जो कमी रहती थी कि जो टीचर्स पढ़ाते थे, वो ठीक से समझ नहीं आ पाता या वो ठीक से समझा नहीं रहे। बट सर जब मैं आईफ़ास्ट पे आया तो मुझे ये दिक्कत फेस करने को नहीं मिली। मेरे को कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जहाँ पे मैं डाउट में रहा हूँ, क्योंकि सर सारा कुछ आप पहले से ही ऐसा एक्सप्लेन करते हुए चलते हो कि डाउट वहाँ बचता ही नहीं है। हम्म। और दीपक, जैसे हम देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्रिपरेशन के टाइम पे आपका बहुत बार ऐसा होता है कि आपको डिमोटिवेशन आता है, कभी स्ट्रेस आता है। तो फिर आप जब डिमोटिवेटेड होते थे तो आप खुद को मोटिवेट कैसे करते थे? मैं मोटिवेट हो जाता था सर, क्योंकि सर ऐसा था सर, मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी कि ऐसा हमारा पापा जो है हमारे, उनका उन्होंने हमें शुरुआत से बहुत अच्छे से पढ़ाया है एंड मैं एक छोटे से गाँव से बिलॉन्ग करता हूँ। तो सर मेरे गाँव में भी ऐसा है कि गाँव वाले जो लोग हैं उनको भी सर हमसे एक उम्मीद है कि इनके बच्चे कुछ बड़ा ही करेंगे। हम्म। तो सर मैं वही सोचता था कि पापा का भी नाम रोशन करना है, तो कुछ बड़ा ही करना है एंड हम्म। यही अपने लेवल का है एंड करके दिखाना ही है, कुछ भी हो जाए चाहे। यस। तो दीपक, अब गांव के तो सब लोग खुश हुए होंगे कि आपका तो इतना अच्छा जेआरएफ आ गया है। हाँ जी सर, सब लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं। घर पे भी यस। सब लोग खुश हैं, गाँव में खुश हैं लोग। हम्म। और उसके साथ जैसे दीपक हम ये देखते हैं ना कि जब आप प्रिपरेशन करें तो प्रिपरेशन के टाइम पे भी आपको डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। आजकल सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन या रील्स का डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो आपने उसको कैसे कंट्रोल किया? मतलब क्योंकि एमएससी के साथ अगर आप कर रहे हो तो एमएससी में तो बहुत सारे स्टूडेंट तो एंजॉय करते रहते हैं, तो आपने एंजॉय नहीं की एमएससी? नहीं सर, एन्जॉय भी किया था एंड सर साथ में स्टडी भी किया था एंड सर एक और मेरी फ्रेंड है, वो एमएससी में थी, तो वो भी स्टडी कर रही थी। तो हम दोनों साथ में स्टडी करते तो उतना दिक्कत हुआ नहीं, हम दोनों बस पढ़ते रहते थे। हमें था कि हमें अपना सीएसआई भी क्वालीफाई करना है। जब हाँ, हाँ। कॉलेज हम जाते थे उस टाइम बस अपना मस्ती वगैरह करते एंड देन घर आके अपना पढ़ाई में मन लगाते थे, पढ़ते थे। एंड अगर सर कभी-कभी वो होता था, मन होता था, तो मैं प्रिपरेशन को थोड़े टाइम के लिए छोड़ भी देता था। बट सर हम्म। जब मैं प्रिपरेशन शुरू करता तो फिर मैं लग के पढ़ाई ही करता था। उस टाइम फिर अपने आप ऑटोमैटिकली वो सारी बातें दिमाग से निकल जाती हैं। इंस्टा हाँ। वगैरह अपने आप कम हो जाता है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं। करेक्ट। तो दीपक, अब हम क्या करते हैं, अब हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा, बस एक आप। बात सर, हाँ। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर, जैसे कि सर जैसे अगर सर हमारे समझ में नहीं आता है तो हमें डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। एंड सर जब हाँ। मैं आईपास पे आया, मुझे सब कुछ इतना अच्छे से समझ में आया था कि उल्टा मेरा मन करता था कि मैं क्लासेस करूँ, बस। यस, यस, करेक्ट।
तो आपका मन लगना चाहिए बस। एक बार मन लग गया तो फिर आप बिजी हो जाते हो पढ़ाई में और आपको तो टाइम कम पड़ जाता है। और जी सर, बिल्कुल। और अब दीपक हम रैपिड फायर राउंड लेते हैं। ओके, ओके। तो दीपक ये लाइफ साइंस के इतने सारे यूनिट है, आपने कितने यूनिट्स प्रिपेयर की थी? सर मेरी ज़्यादा यूनिट्स प्रिपेयर नहीं हो पाई थी। मेरी सर ऐसी 7 यूनिट मेरी कंप्लीट हो पाई हैं। बट अच्छा। सर जो मेरा रिवीजन स्ट्रैटेजी था वो बहुत ही अच्छा था एंड हम्म। मैं रिवीजन इतना अच्छे से किया था कि उन 7 यूनिट्स में से मैंने क्वेश्चन बहुत ही कम स्किप किए थे। अच्छा, दीपक आपका रिवीजन स्ट्रेटजी क्या था? सर रिवीजन स्ट्रैटेजी मेरा यही था कि आज 2 क्लास की हैं, तो कल नेक्स्ट 2 क्लास मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब इन दोनों का रिवीजन कर लूँगा। हम्म। एंड देन अगर परसों 2 क्लास और करूँगा तो पिछली चारों क्लासेस का रिवीजन करूँगा, ये नहीं कि पिछली 2 ही क्लास रिवीजन की। तो इस तरह से सर जब मैं डेली रिवीजन करता था, तो जब लास्ट टाइम पे ऐसा अगर यूनिट में 18 क्लासेस हैं, तो लगभग 9वें या 10वें दिन जब मैं लास्ट क्लास करता था ना, तो फर्स्ट और सेकंड क्लास है, उनका 10 बार रिवीजन हो चुका होता था, वो भी रेगुलरली। इसके हम्म। बाद सर वो एकदम फिंगर टिप्स में हमारे आ जाती हैं एंड हम उसको कभी भूलते नहीं है फिर। हाँ, करेक्ट। और दीपक जैसे आपने इतने 7-8 यूनिट प्रिपेयर किए थे, आपका सबसे फेवरेट यूनिट कौन सा है? सबसे फेवरेट यूनिट मेरा सेल बायोलॉजी एंड सेल सिग्नलिंग और डेवलपमेंटल बायोलॉजी, ये मेरे वाह। फेवरेट हैं। वाह। और दीपक आपको सबसे ज्यादा डर कौन से यूनिट से लगता है? आपका डिफिकल्ट यूनिट कौन सा लगता है? सर डिफिकल्ट यूनिट एक यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। उसको सर मैं पढ़ता हूँ अगर तो भी मेरे को वो याद ही नहीं होती तो मैं उसे स्किप ही कर देता हूँ। उसमें सर मैंने हम्म। स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स हैं, जो एनिमल क्लासिफिकेशन से पहले का है मैंने वही किया है बस। उसके बाद का सर मेरे को थोड़ा पता नहीं क्यों सर उसका मैं रिवीजन कर ही नहीं पाता हूँ। मेरा मन नहीं लगता तो उसका रिवीजन ही नहीं हो पाता और फिर वो मैं भूल जाता हूँ। करेक्ट। और दीपक जैसे हमारे सारे स्टूडेंट को नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है, क्या आपको भी नेगेटिव मार्किंग से डर लगता है? जी सर, नेगेटिव मार्किंग का इश्यू तो है बट मैंने क्या किया था सर कि जैसे आपने एक बार बोला था कि अपने जो गलतियाँ हैं उनको नोट करो, तो सर मैंने एक बार जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था दिसंबर 2024 का उसको डाउनलोड किया था। उसको अपने मतलब कॉपी पे ऐसे सॉल्व किया था एंड देन आंसर की से मैच किया था। उसमें जो भी क्वेश्चन्स मेरे गलत थे, जिनमें नेगेटिव मार्किंग लग रही थी, उन सारी मिस्टेक्स को मैंने नोट आउट किया था। कहीं पे मैंने सिली मिस्टेक की थी, कहीं पे मैंने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा। तो ये सारी मिस्टेक्स को मैंने नोट किया एंड देन अपने मन में ये बिठाया बात को कि मेन एग्ज़ाम जब देने जाऊँगा तो ये गलतियाँ मुझे नहीं करनी है। हम्म। और दीपक जैसे आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया है, ऑल इंडिया रैंक 106 जेआरएफ, तो इसके लिए सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपका ऐसा क्या राज है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन का कि आपने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए वो मोस्टली सही हुए हैं सारे? तो आपने सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन कैसे किया? सर मेरा पहले तो यही था कि सर जैसे मैंने बताया अभी कि मैंने पहले ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर ली थी कि मैं कहाँ-कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ एक बार पेपर सॉल्व करके। तो सर मैंने वहाँ पे वो गलतियाँ नहीं की एंड मैंने सर उन्हीं क्वेश्चन्स को पढ़ा था। पहले तो जो यूनिट मैं करके गया था एंड जो अदर यूनिट्स थी उनके क्वेश्चन्स मैंने पढ़े भी नहीं थे, देखे भी नहीं थे क्योंकि सर मुझे यही था कि अगर मैं उन क्वेश्चन्स को पढ़ूँगा तो मेरा मन करेगा कि मैं इन क्वेश्चन को कर देता हूँ शायद सही हो जाए एंड सर उसके उसके चक्कर में मैं उसको नेगेटिव मार्किंग ले आता उसमें। तो सर जो हम्म। मुझे अच्छी तरह से कन्फर्म पता थे मैंने सिर्फ़ वही क्वेश्चन्स किए थे। अच्छा, वेरी गुड। और दीपक जैसे हम देखते हैं कि बहुत बार हम एग्जाम को जाते हैं तो एग्जाम से पहले भी हमें बहुत सारा डर लगता है, और एग्जाम में भी बहुत बार ऐसा होता है कि हम टेंस हो जाते हैं, प्रेशर आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है। तो क्या आपको भी एग्जाम से पहले या एग्जाम में डर लगा था? सर ऐसा नहीं है, एग्ज़ाम में सर मुझे डर लगा नहीं था क्योंकि सर मेरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी ठीक थी, मेरे को पता था कि मैं रिवीजन अच्छे से कर रहा हूँ तो मेरा हो जाएगा एंड टीचर्स अच्छे हैं, उनके नोट्स अच्छे थे तो मुझे इतना सर डर लगा नहीं एंड मैं सर यही सोच के गया था कि मेरा यूनिट्स कम प्रिपेयर हुए हैं तो मेरा नेट होगा या नहीं होगा आई डोंट नो बट हम्म। मैं तो ये सोच के गया था कि मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट पे निकाल लूँगा। एंड सर इसीलिए सर मैंने ना लास्ट 3 डेज़ से ना एग्ज़ाम से 3 दिन पहले ही प्रिपरेशन छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने आराम से बस अपने मन को शांत रखा था। सारा डर वगैरह निकाल दिया था दिल से कि कुछ भी होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा बस जेआरएफ होगा। यस, ये बात मुझे दीपक की बहुत अच्छी लगी कि जब हमें डर नहीं होता है ना, और जब हमारा माइंड रिलैक्स्ड होता है ना, तो हम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो 7 यूनिट भी हमें 106 रैंक दे देती है। बस आपको जितना प्रिपेयर किया है उतना अच्छे से आपको अप्लाई करना है, अच्छे से उसका ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। वैसे दीपक जब हम प्रिपेयर करते हैं तो लाइफ साइंस के साथ एप्टीट्यूड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने एप्टीट्यूड का प्रिपरेशन किया था क्या? सर जैसा कि मैं बता रहा हूँ सर कि मेरा एमएससी के एग्ज़ाम्स आ गए थे, तो उस वजह से मेरा यूनिट्स भी पूरे हो नहीं पाए थे लाइफ साइंस के एंड सर एप्टीट्यूड भी मेरी क्लासेस वगैरह एप्टीट्यूड की नहीं हो पाई थी। बट सर एप्टीट्यूड ऐसा है कि सर मेरा थोड़ा
बचपन से ही थोड़ा ठीक रहा है क्योंकि पापा जो थे वो स्टार्टिंग से ही बचपन से मेरे को ऐसे थोड़े क्वेश्चंस जो दिमाग घुमाने वाले पूछते रहते थे। तो उस चक्कर में थोड़ा एप्टीट्यूड मेरा अच्छा हो गया तो सर मैं 10 क्वेश्चन करके आया था एप्टीट्यूड में जिसमें से मेरे 9 सही हो गए थे, जो कि एकदम बेसिक कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस थे जिनके लिए मुझे क्लासेस की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। हम्म। और दीपक, जैसे हम देखते हैं कि हमारे लाइफ साइंस के स्टूडेंट तो मैथमेटिक्स से डरते हैं, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन से डरते हैं, तो क्या आपको भी डर लगता है? सर मैं अगर बताऊँ तो सर मैथ से मुझे कभी डर नहीं लगा, ना तो सर मेरे को 10th 11th तक भी डर नहीं लगा था मुझे। बट सर लाइफ साइंस ये मेरा फेवरेट यूनिट है, इस सब्जेक्ट है, इस वजह से ही मैं इस फील्ड में आया था। अदरवाइज़ सर मेरा मैथ अच्छा है, तो मुझे सर मैथ से कभी डर नहीं लगा। हम्म। और दीपक, जैसे अब सीएसआर का एग्जाम मोस्टली दिसंबर में हो सकता है, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए? उनके लिए क्या क्या टिप्स होने चाहिए? हाँ। सर, मैं सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि सर क्वांटिटी के बजाय हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे फ़ोकस करना चाहिए। मैं अगर चाहता तो सर मैं भी 13 यूनिट करके जा सकता था, बट सर मुझे पता था कि अगर मैं लास्ट के 5-6 यूनिट में टाइम अगर अपना उसमें दूँगा, तो मैं इनका रिवीजन नहीं कर पाऊँगा और फिर मैं इनमें से भी नेगेटिव मार्किंग लेके आऊँगा या उनमें से भी। तो सर एक तो है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, आपका रिवीजन अच्छे से होना चाहिए एंड सर अपने आप को ऑब्जर्व करते रहना चाहिए लाइक कभी पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करके देखा एंड जो गलतियाँ उनको नोट किया, कितना आप सही जा रहे हो, कितना नहीं। इस चीज़ को अपने खुद से ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, आपको किस तरह से ज़्यादा समझ में आ रहा है। करेक्ट। तो दीपक, आपका इतना अच्छा रिजल्ट आया सीएसआर में, तो इसके लिए आपको हमारे पूरे आईएफएस एंड आईएफएस फैमिली की तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन है। और अब फ्यूचर थैंक प्लान यू क्या सो है? मच। क्या क्या सर? फ्यूचर में अब गोल क्या है, आगे जाके अब क्या करना है? ओके सर, फ्यूचर में सर मेरा गोल है सर मैं अभी पीएचडी करना चाहता हूँ सर एंड मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो सर कैंसर सेल्स के ऊपर है। वाह, तो आपको विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर गोल्स के लिए, हाँ? और आपने थैंक यू। इतने अच्छे से आपने हमारे सारे स्टूडेंट को गाइड किया, आपके स्ट्रेटजीज बताए, और इन सब स्ट्रेटजीज का हमारे सारे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट होगा। तो हमारे पूरे आईएफएस पूरे आईएफएस फैमिली की तरफ से एज वेल एज हमारे सारे स्टूडेंट की तरफ से थैंक यू सो मच दीपक, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर जर्नी। एंड ऑल्सो थैंक्स टू आईफास मेरे इस अचीवमेंट के लिए क्योंकि बिना आईफास के शायद ये फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉसिबल नहीं था एंड स्पेशली सर आपके लिए आपकी जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो आपने पढ़ाया है सेल सिग्नल जो आपने पढ़ाया है जो आप पढ़ाते हो ना एकदम मतलब क्लास करते टाइम ही सारे क्वेश्चंस आप पीवाईक्यू में किस किस तरह के क्वेश्चंस सीएसआई वाले पूछते हैं वो सब आप वहीं पे बता देते हो तो उस वजह से हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। यस, तो थैंक यू दीपक, थैंक यू। थैंक यू सर।